सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की यानी कक्षा 11 के पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक शास्त्र के टर्म 2 का आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए जो या बोल सकते हैं कि मॉडल सेट 1 पॉलिटिकल साइंस के यानी राजनीति शास्त्र के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही सब है। ठीक है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है कि भारत कैसे गणतंत्र है। तो भारत गणतंत्र राज्य कैसे है। देखिए गणतंत्र मतलब क्या होता है कि जनता का शासन। तो भारत में देखिए जनता द्वारा या पर मतलब जनता द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुनते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, और जो मतलब यहाँ पर शासन करते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि जनता का ही शासन भारत में है। तो भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य वास्तव में वह होता है जिसमें सत्ता राज्यों के हाथ में ना होकर जनता के हाथ में रहती है। देखिए सत्ता राज्यों के हाथ में ना होकर जनता के हाथ में रहती है, यानी जनता का लिए जनता का शासन, और जिसमें राज्यों का अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत राज्यों का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुक्रम राज्य न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। देखिए अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या। देखिए हम लोग जिस नेता को चुनते हैं उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप पर, और जो नेता लोग आगे ऊपर राष्ट्रपति को चुनते हैं तो उसको हम लोग ही चुन रहे हैं ना, तो बोल सकते हैं उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुन रहे हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर 2 नंबर है कि प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या अभिप्राय है। प्रेस मतलब जो पत्रकार सब हो गया वो सब। तो प्रेस की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। देखिए अभिप्राय है अगर प्रेस स्वतंत्रता रहेगी तभी तो हम अपने अंदर की बात को अभिव्यक्त कर पाएंगे। किसी भी बात को मतलब किसी भी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम एक बोल सकते कि प्रेस के द्वारा ही हो सकता है। अगर किसी के अंदर टैलेंट है या कोई योग्य है तो प्रेस के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि कोई जगह पर बहुत सारा मतलब घटना हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, तो उसको कौन आगे भेजेगा। आगे कौन भेजेगा, प्रेस लोग ही भेजेगा। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही उत्तर है कि प्रेस विचारों के अभिव्यक्ति का सबसे लोकप्रिय, सशक्त और सरल साधन है। इसमें लोगों के विचार प्रकाशित होते हैं। आज के प्रजातांत्रिक युग में तो प्रेस की स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। प्रेस को प्रजातंत्र का प्रहरी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। यदि प्रेस जागरूक रहे तो लोगों की स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़ सकती है। देखिए अगर प्रेस जागरूक रहे तो लोगों की खतरा नहीं पड़ सकती। विरोधी दल के नेताओं के विचारों को प्रकाशित करने से सरकार के मानवीय रवैये को और लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। प्रेस अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी तक कर सकता है जबकि प्रेस स्वतंत्र है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के गठन के बारे में लिखिए। लोकसभा देखिए संसद के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा संसद के अंतर्गत आप लोग 3 चीज़ें आती है। एक लोकसभा आता है, एक राज्यसभा आता है और एक राष्ट्रपति आता है। लोकसभा को कहा जाता है यहाँ पर निम्न सदन। ठीक है। तो वही लिखना है कि भारतीय संसद के निम्न या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान समय में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता द्वारा वैक्स मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये लिखना है। देखिए लोकसभा को जनता द्वारा ही चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि समानता से आप क्या समझते हैं। देखिए समानता मतलब क्या है। समान मतलब सभी को समान मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को एक जैसा मिलना चाहिए। तो साधारण भाषा में समानता का अर्थ है सब व्यक्तियों को समान दर्जा हो, सबके आय एक जैसी हो, सब एक ही प्रकार से जीवन यापन करें। पर यह संभव नहीं है। लास्की ने कहा कि समानता का अर्थ होना है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट धोने वाला का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक के समान कर दिया है तो समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसमें लास्की का कहना है कि सभी का वेतन एक जैसा नहीं करना है। अगर कोई मान लेते कि कोई ईंट धोने का काम कर रहा है, कोई गणितज्ञ है, तो दोनों का वेतन अगर हम लोग एक समान कर देंगे तो दोनों में क्या वैल्यू रह जाएगा। तो ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसलिए समानता का यह अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे, सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है। अब अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक समानता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आर्थिक समानता यानी धन दौलत में समान मतलब बराबरी।
तो वर्तमान काल में आर्थिक समानता ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब व्यक्तियों के आय अथवा वेतन समान कर दिया जाए। इसका अर्थ सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान किया जाए, सभी को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की जाए, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले। यह है आर्थिक समानता। अब है प्रश्न 6 नंबर की सरकार किसे कहते हैं। तो सरकार क्या है? सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, सरकार द्वारा कानून को लागू कर दिया जाता है, वही सरकार है। तो सरकार कानून बनाने और लागू करने वाले एक विशिष्ट संस्था है। ठीक है। अब अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सभी धर्मों की समान सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो इसलिए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कोई भी नागरिक भारत में कोई भी धर्म अपना सकते हैं। तो देखिए, वही लिखना है कि मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने फिर आगे है यहाँ पर स्वीकार करने, फिर है इसमें कि इसके पालन करने, पाठ उपासना आदि करने की स्वतंत्रता को धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी धर्म वो पालन कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म की पाठ पूजा उपासना कर सकते हैं। इससे किसी भी धर्म विशेष के प्रति कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हुआ धार्मिक स्वतंत्रता। अब अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं सूची में सम्मिलित आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी कार्यों का विवरण प्रस्तुत कीजिए जो नगर निगम और नगर पालिका को सौंपे गए। देखिए, 74वें संविधान संशोधन जो किया गया है, 74वें संविधान संशोधन किया गया 1993 में, उसमें 12वीं अनुसूची में क्या क्या जोड़ा गया है उसको लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि नगर में स्वशासन की स्थापना के लिए नगरीय निकाय की स्थापना की गई, जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम आदि। संविधान की 74वें संविधान संशोधन जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, उसके द्वारा इन नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग 9 को में अनुच्छेद 243 के तौ से अनुच्छेद 243 के 4 से 6 तक नगर पालिका के उपबंध का समावेश किया गया है। फिर है यहाँ पर इसके साथ ही संविधान के 12वीं अनुसूची को भी समावेश किया गया, जिसमें के कार्य क्षेत्र के संबंध में 12 विषयों का समावेश किया गया। उसके बाद नगर पालिका अथवा नगर निगम द्वारा किए जाने वाले सामाजिक आर्थिक कार्य निम्नलिखित है। निम्नलिखित क्या क्या है इसमें? देखिए, 1 नंबर है कि सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करना। 2 नंबर है गरीबी उन्मूलन या गरीबी को हटाना, कार्यक्रम को लागू करना। 3 नंबर की समाज के दुर्बल वर्ग के जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मर्द व्यक्ति भी है, उन्हें हित कर रक्षा करना। और 4 नंबर है इसमें गंदी बस्तियों को उन्नत करना आदि। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये मतलब प्रस्तुत किया गया, मतलब नगर निगम के लिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। देखिए, 9 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अंकित किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। वर्णन करें। तो 4 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करने के लिए बोला गया है, लेकिन वर्तमान समय में 10 मौलिक कर्तव्य है। तो 10 मौलिक कर्तव्यों में से 4 मौलिक कर्तव्यों का इसमें वर्णन करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। पहले मौलिक अधिकार व्यवस्था की गई थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A के मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। इस नए भाग में 51A नाम का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। ठीक है, उसमें से 4 मौलिक कर्तव्य प्रश्न में बोला गया लिखने के लिए। तो 4 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है। देखिए, 1 नंबर मौलिक कर्तव्य यह है कि देखिए मौलिक कर्तव्य ये तो सबका ही है कि राष्ट्रीय जो हमारे देश का झंडा है, उस झंडा को तो सभी का सम्मान करना चाहिए ना। तो संविधान, राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना भारतीय नागरिक का प्रथम कर्तव्य है कि वो पूर्ण श्रद्धा से संविधान, राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करे। यह है प्रथम कर्तव्य। द्वितीय कर्तव्य यह है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों को स्मरण तथा प्रभुत्व करना। जो स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्य जो था उसको मतलब बार बार याद दिलाना। तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लिखा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित करने वाला आदर्श का सम्मानपूर्वक पालन करें। उसके बाद अगला कर्तव्य 3 नंबर कि भारतीय प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन करना तथा रक्षा करना। भारत के जो अखंडता शक्ति है जो है उसका रक्षा करना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के एक प्रभुसत्ता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद
प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता का समर्थन एवं रक्षा करे। उसके बाद 4 नंबर कर्तव्य ये लिख देना है कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना। देखिए भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि सभी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद तथा जांच करने और सुधार करने की भावना को विकसित करे। ठीक है। अब अगला प्रश्न 10 नंबर है। इसमें 10 नंबर प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है। देखिए वही प्रश्न है, थोड़ा घुमा दिया कि मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य का बहुत सारा महत्व है। तो संविधान में आधुनिक कर्तव्यों को अंकित किया जाना एक प्रगतिशील कदम है। मौलिक कर्तव्य की निम्नलिखित महत्व है। 1 नंबर की मौलिक कर्तव्य शून्य स्थान की पूर्ति करते हैं, यानी मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करके रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। उसके बाद अगला है महत्वपूर्ण 2 नंबर के मौलिक कर्तव्य आधुनिक विचारधारा के अनुकूल है, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अंकित किया जाना आधुनिक विचारधारा के अनुकूल है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू है। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य के द्वारा एक प्रकार से बोल सकते हैं कि हम अपना अधिकार भी ले सकते हैं। अगला हम दे सकते हैं इसमें 3 नंबर कि मौलिक कर्तव्य संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के सहायक। संविधान की प्रस्तावना में लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव होगा जब सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगला इसका दे सकते हैं 4 नंबर कि मौलिक कर्तव्य विवादहीन या सिद्धांत है, यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में राजनीतिक विद्यमान को पृथक पृथक अथवा विरोधी विचार नहीं है, मतलब सभी का एक जैसा विचार है। अगला प्रश्न 11 नंबर है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, तो यूएनओ की गठन की गई थी 1945 को। देखिए क्यों किया गया था। देखिए भारत में, मतलब भारत ये पूरा विश्व में ही बोल सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और जो जापान में बम गिराया गया था, तो उसमें देखिए बहुत जानमाल की हानि हुई, बहुत लोगों की इसमें मतलब जानमाल की हानि हुई, बहुत लोगों की मतलब बहुत कुछ हानि हुआ। मतलब कि ये मतलब यूएनओ के द्वारा एक मतलब संघ गठन किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि भारत मतलब भारत नहीं विश्व में सभी देशों में शांति स्थापित रह सके। अगर सभी देश आपस में लड़ते रह जाएंगे तो एक दिन ना एक दिन विश्व की अस्तित्व खत्म ही हो जाएगी ना। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति के लिए स्थापना की गई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसे मानव जाति के साथ विशेष रूप से जापान पर बम गिराए जाने के बाद महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब जापान पर जो बम गिराया गया था, क्षेत्रीय स्तर पर अनेक युद्ध तथा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को बदल दिया। विश्व हिंसा में तनाव बढ़ गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 1914 साल में, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से आगे तक, तो उसमें बहुत सारे मतलब विश्व हिंसा तनाव बढ़ गया। तो उसको शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ का गठन किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से अपने चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने को मुख्य उद्देश्य बनाया और सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने और कायम रखने का एकल उत्तरदायित्व लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अनेक एजेंसियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को आपसी सहयोग द्वारा परिवर्तित प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र ने आपसी सहयोग द्वारा विश्व के राष्ट्रों के मध्य समझ बनाने का प्रयास किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य वातावरण बन सके। यह संयुक्त राष्ट्र की साख है कि वो तृतीय विश्व युद्ध के फिर आगे विस्फोट को रोकने में सफल हुआ। देखिए मतलब अभी तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने दिया यूएनओ। उसने राष्ट्रों के बीच विवादों को हल करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। विभिन्न प्रकार के प्रयासों को आशय और निर्णयों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तनाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार यूएनओ शांति की स्थापना में अपने सहायता किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर है 12 नंबर प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्यों से आप क्या समझते हैं। तो कल्याणकारी राज्य बोल सकते हैं कि यानी देश के सभी नागरिकों की कल्याण हो, सभी नागरिकों का विकास हो, उसी को बोलेंगे कल्याणकारी। तो आधुनिक समाज में राज्यों के कार्य संबंधी लोक कल्याण सिद्धांत प्रचलित, जो व्यक्तिवाद का आदेश, स्वतंत्रता और समाजवाद का आदेश, आर्थिक सुरक्षा का आधार पर समाज का निर्माण करता है। यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि देश के सभी नागरिक की रक्षा भी हो,
फिर है कि वास्तव में राज्यों का कल्याणकारी सिद्धांत व्यक्तिवादी, जिसमें समाजवादी सिद्धांत का सार तत्व शामिल है और जिसके द्वारा जनता को कल्याण हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और नागरिकों की भलाई के लिए आवश्यक यंत्र है। कल्याणकारी राज्यों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सुख संपन्न बनाना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत राज्यों की किसी सभी कार्य करने के लिए कहता है जिसके द्वारा जनता का कल्याण तथा हितों का काम हो और राज्य सच्चे अर्थ में लोक हितकारी बन सके, अर्थात राज्यों को सभी कार्य करने हेतु जिनके द्वारा व्यक्ति और समाज का कल्याण हो। लोक कल्याणकारी राज्य नए युग की औद्योगिक कल्पना है। फिर इसमें है कि ऐसे राज्यों की सिर्फ पुलिस कार्य जैसे सुरक्षा का मूलभूत कार्य नहीं करना होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए सभी प्रकार के कार्यों को करना होता है। उन पर यह जवाबदेही होती है नागरिकों का जीवन स्तर एक निश्चित सीमा रेखा से नीचे न हो। ग्रीन जैसे विद्वान का कहना है कि राज्यों का उद्देश्य लोगों के लिए एक सुंदर जीवन का निर्माण करना है, न कि केवल उन्हें अन्याय की स्थिति से बचाना है। इन अवधारणाओं के आधार पर विभिन्न राज्यों को लोक कल्याण रूप में स्वीकार किया गया जिसमें जनता की भलाई नहीं थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि विकास की प्रक्रिया ने किन किन अधिकारों को दावे को जन्म दिया। तो देखिए इसमें एक बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक सहभागिता के रूप में नई मांगे। देखिए मतलब विकास की प्रक्रिया में बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक सहभागिता लाया गया, यानी प्रत्येक जनता को यह अधिकार मिल गया कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नेता को चुन सकते हैं जो अपनी निर्णय क्षमता ले सकते हैं। तो ये हुआ कि लोकतांत्रिक सहभागिता के रूप में नई मांगे। समाज और राजनीति के लोकतांत्रिक ढांचे में और आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति अपना इच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति निर्णय निर्माण प्रक्रिया, विकास के लक्ष्यों को निर्धारण और इसके कार्यान्वयन की प्रणाली में शामिल होना पसंद करता है। ऐसे सहभागिता के उद्देश्यों और शक्तिशाली होने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें आगे है अब यहाँ पर कि विकास और लोकतंत्र सामान्य हित को अनुभव करने से संबंधित है। लोकतांत्रिक राजनीतिक उद्देश्य सामान्य हित के लोगों को अधिकार को प्राप्त करने से है। यह संसाधन के अधिकतम सदुपयोग द्वारा विकास की प्रक्रिया और सामान्य लोगों के विकास के लाभ लेने से संभव है। लोकतांत्रिक समाज में लोगों की सहभागिता के अधिकार की प्रशंसा की गई और इस पर जोर दिया गया। इस प्रकार की सहभागिता की एक विधि यह बताई जाती है कि स्थानीय क्षेत्र में विकास की परियोजना के विषय निर्माण संस्था का निर्णय कर लेना देना चाहिए। इसलिए अधिकार संशोधन जो स्थानीय निकाय की बढ़ाई जा रही है, भारतीय संविधान का 73 व 74वां संशोधन द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास है। इन संसाधनों के द्वारा वर्ग के लोगों की सहभागिता की सुनिश्चित करने के लिए प्रयास हो रही है। इसके साथ यह कार्य कमजोर वर्ग जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए भी किया जा रहा है, जिससे वो विकासगत परियोजना को भी प्रेरित कर सके। उसके बाद इसमें है कि निर्णय नीतियों का नियोजन और सूत्रीकरण लोगों को अपनी आवश्यकताओं के लिए साधारण के निर्धारण का आदेश देता है। इसलिए विकास को मॉडल को शामिल करने की आवश्यकता है जो कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लोकतांत्रिक आधुनिक समाज के उद्देश्यों की सेवा कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है। 14वां प्रश्न है कि हम कैसे कह सकते हैं कि भारत का शांति का दृष्टिकोण व्यापक है। देखिए तो कि मतलब भारत का शांति का दृष्टिकोण व्यापक है। तो देखिए भारत का शांति का दृष्टिकोण व्यापक क्यों है। तो देखिए भारत विश्व के सभी देशों के हितों की रक्षा के बारे में सोचता है। जैसे कोई भी देशों में अगर भूखमरी हो जाए या कोई मतलब किसी भी चीज़ की कमी आ जाए तो भारत उसके बारे में सोचते हैं कि ताकि उसको भूखमरी ख़त्म हो जाए, उस किसी भी दूसरे देशों के बारे में कोई समस्या ना हो। इसलिए बोल सकते हैं कि भारत एक शांति का दृष्टिकोण रखते हैं। तो भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण यानी नजरिया व्यापक है। भारत की विदेश नीति विश्व शांति के लिए लगातार प्रयासरत है। भारत अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है। देश की विदेशी नीति के उद्देश्य और सिद्धांत हर तरह का साम्राज्यवाद का विरोध करना तथा सभी देशों के उपनिवेश मामले से स्वतंत्र, रंग भेद नीति का बहिष्कार, भूखमरी तथा बीमारी को जड़ से उखाड़ना, सभी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित करना और संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्था में विकास भागीदारी की भूमिका निभाना। ठीक है, अब 2 नंबर पॉइंट ये भी दे सकते हैं कि दूसरे भारत की शांति नीति का दृष्टिकोण नकारात्मक या शुद्ध विरोधी नहीं है, किंतु हम यह मानते हैं कि युद्ध के कारण को समाप्त किए बिना विश्व में चिरकालीन स्थायी शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। मतलब जो युद्ध के हथियार है उसको समाप्त करना है, उस युद्ध को समाप्त किए बिना विश्व में शांति स्थापना नहीं की जा सकती। भारत चाहता है कि सभी देश अपने अनावश्यक विनाशकारी जो वस्तुएं हैं हथियारों का विनाश करते तथा सभी राष्ट्रों सुरक्षा से निशस्त्रीकरण संबंधित संधियों पर सच्चे मन से हस्तक्षेप करते हैं। देखिए
इस वीडियो में हम लोग जो टर्म 1 के आप लोग को 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछेगा ना, ए बी सी, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, इसलिए सेक्शन सी वाला वीडियो सेक्शन सी वाला वीडियो अलग से मतलब वीडियो बना देंगे, ठीक है, और अपलोड कर देंगे, जो कि आप लोग का 15 से 19 नंबर तक होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।